अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोगों को द लास्ट ट्राइब के एक नए और क्रिस्पी एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारा ट्राइब और बड़ा हो गया है और खुशकिस्मती ये है कि हमने तमाम ट्राइब मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है कि ये हो नहीं सकता था कि इसमें कोई मिस आउट कर जाए। सो आप लोगों को डॉक्टर नजीब का सलाम। सिहाम का सलाम, देखती देखती आंखों और सुनते कानों को। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हमाद भी हैं और सिहाम भी मौजूद हैं। अ, नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो शायद कुछ लोगों को फ़ौरन समझ आ जाए और कुछ लोग जो हैं वो सोचते ही रह जाएँ कि ये क्या बात थी और ये क्या बात हुई। अ, हम समझते हैं, हम जो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और जो हम अ, एक ज़िंदगी का एक मेजर चंक गुज़ार चुके हैं, हम समझते हैं कि हम अकेले एक तरह से नहीं हैं इस ज़िंदगी में। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी आवाज़, एक ऐसा फ़िल्टर, एक ऐसी अ, सोल जिसको लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको अ, एक अंदर की आवाज़ से वो करते हैं। एक ऐसी चीज़ हमारे साथ चल रही है जो जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वो भी साथ-साथ बड़ी हो रही है। और वो हमें गाइड करती है, कई बार वो हमें बताती है, कई बार या फिर हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसको खामोश कर देते हैं और वो खामोश ही रह जाती है सारी उम्र। तो आज हम बात करेंगे इस फिनोमेना के ऊपर, जिसको हम सोल कहते हैं, कि अंदर ये रूह या सोल क्या चीज़ है। तो आई थिंक सबसे पहले एक क्विक अ, जो बात है उसको शुरू करने के लिए एक दोनों जो हैं सिहाम और हमाद, ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि ये सोल है क्या? ये है भी कि नहीं? और ये हमसे क्या चाहता है? और अगर हम इसकी तरफ जाएँ तो हमें क्या मिलेगा? तो सिहाम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। जी नजीब, थैंक यू। ये बड़ा ज़रूरी है आई थिंक कि हम ये देख सकें कि हमारी एक ज़ात का ऐसा पहलू है जो हमसे बहुत दफ़ा ओझल रहता है, लेकिन वो कभी-कभार ऐसे पटाख से सामने आता है और हम हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो और मैं चूँकि मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं अगर इसको साइकी से तशबीह दूँ, और अभी हम सुनेंगे हमाद बहुत एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आएँगे। और ये बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कोशिश की है, मज़ाहिब ने, फ़िलॉसफ़ी ने, साइकोलॉजी ने, कि इस ज़ात का जो पहलू है हमारे अंदर, उसका कुछ अहाता कर सकें। तो मेरे कार्ल युंग जी, जो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, तो वो साइकी को सेल्फ मैं सेल्फ ईगो की बात नहीं कर रहा। ईगो तो एक सेंस ऑफ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है ना, से हाँ, मैं डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, ग्लोबल मेंटल हेल्थ का है, तो फलाना-फलाना, वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है। ये एक अंदर की एक चीज़ है, ये वो रूहानी पहलू है, जो बड़ा ही मिस्टीरियस है, हाथ में आता नहीं है। लेकिन मैंने, जैसे वो हम डिस्कस कर रहे थे अपने पॉइंट्स, तो मंटो जी की एग्ज़ाम्पल दी। वो 35 या 40 साल की उम्र में फ़ौत हो गए, लेकिन लिखा सिर्फ़ 11 साल, 30,000 से ऊपर चीज़ें उन्होंने क्रिएट की। उनको लगा कि वो जन्मे ही सिर्फ़ इस चीज़ के लिए हैं कि उनके कलम से ये चीज़ें आज़ाद हो जाएँ। वो कैरेक्टर्स जो वो देखते थे दुनिया में, जो वो फ़ील करते थे, वो इतना लिखे कि भुज ही गए, राइट? सो ही एक्सटिंग्विश्ड हिमसेल्फ थ्रू राइटिंग आउट हिज़ लाइफ, ठीक? तो ये जो पहलू है ना, जो आपको गाइड करता है, कभी टेक ओवर कर लेता है, ये है क्या? ये अदर, मेरा जो, या जैसे मंटो जी उसको रेफ़र करते थे, हमज़ाद, कुछ लोग इसको इंट्यूशन, रूह, रब ने भी इसके ऊपर अपने सहीफ़ों में बात की हुई है। तो मेरे नज़दीक तो ये वो अदर है,
जो मेरे अंदर है। जैसे आप कोई बोड़ के दरख़्त का बीज देखें, कोई कह ही नहीं सकता इसमें बोड़ का दरख़्त है। हैं जी? तो वो जब आप उसको डालते हैं तो वो कल को सामने आता है, ज़हूर पज़ीर हो जाता है। तो मेरे अंदर भी एक ऐसी ज़ात का हिस्सा है जो मैं पूरी तरह आगाह नहीं हूँ, लेकिन वो कई तरीकों से अपना आप बयान करती है, अपना आप दिखाती है और वो मेरी गिरफ्त से कई दफ़ा बाहर रहती है। तो मुझे तो ये समझ आती है कि ये रूह, सोल, इसको साइकी की तरफ से देखें तो ये एक एक अदर है, हमज़ाद है। सो लेट्स हियर फ्रॉम हमाद। जी, श्याम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव दिया है। टॉपिक थोड़ा-सा फिलोसॉफ़िकल भी है और ऑब्वियसली आप साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर नबील डॉक्टर हैं। मैं मेरे ख़्याल है सिर्फ़ पेशेंट हूँ, आप दोनों के सामने। मैं एक पेशेंट्स पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ आपको। अ, देखिए सोल अंग्रेज़ी में एक सोल भी है, स्पिरिट भी है। अ, उर्दू में इसको हम रूह भी कहते हैं। ये बड़ा इंटरचेंजेबल अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन उर्दू में इसको हम रूह भी कहते हैं, नफ्स भी कहते हैं। अब इसकी बहुत मेरे ख़्याल है डिटेल में जाने की शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ़लसफ़े के ज़ुमरे में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने अपना एक उस्ताद का ज़िक्र किया, तो मेरे भी उस्ताद एक हैं, उनका नाम है डॉक्टर लारा इकबाल। कभी उनसे मिलने का शरफ़ तो नहीं हुआ क्योंकि 1 सेंचुरी का फ़र्क है, लेकिन उनको उनका मुताला मैंने करने की कोशिश की है। मुश्किल है, समझने में दुश्वारी होती है। लेकिन उन्होंने इस पे उनका जो उनकी फ़िलॉसफ़ी का जो एक मेजर डायरेक्शन है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की, जो कि फिर उनकी शायरी में भी रिफ्लेक्ट होता है, में उन इ इ इस इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बहुत बात की है और बहुत डिफरेंट अल्फ़ाज़ यूज़ किए हैं, लेकिन वो सारे का जोड़ के जिस पे उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी को बिल्ड किया है, वो उनका खुदी का कॉन्सेप्ट है। अ, स्कूल में भी हमने बहुत से अशार याद किए होते थे जिसमें खुदी का ज़िक्र आता था, उस ज़माने में हमें समझ नहीं थी कि खुदी का मतलब क्या है। लेकिन खुदी का मतलब सादा अल्फ़ाज़ में मेरे ख़्याल में सोल एंड स्पिरिट रिलेटेड ही है और नफ्स रिलेटेड भी है, कि आप इंसान जो है वो जब इस दुनिया में है तो उसकी उसकी जो नफ़्स या उसकी जो विल पावर है, अम, या उसकी जो बॉडी के अलावा जो उसके अंदर की एक रूह है, अ, वो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल वो है। और आपका जो आप ज़िंदगी जीते हैं वो बेसिकली आपकी वो रूह है, वो आपकी बॉडी नहीं है। और आप जो ट्रेनिंग करते हैं, आपके जो डिसीशंस हैं, गलत-सही का चॉइस करना, आपने किसी चीज़ पे कोई डिसीशन करना, आगे कोई प्लान करना, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसको रिजेक्ट करना, ये सब आपके सोल के रूह के फ़ैसले हैं और ये आपके नफ्स के फ़ैसले हैं। और जो गलत-सही का कॉन्सेप्ट है, वो भी यहीं से निकलता है। आपका जिस्म नहीं डिसाइड करता कि क्या गलत, क्या सही है। तो जिसको हम कहते हैं कि इंग्लिश फ़िलॉसफ़ी में जिसको कहते हैं द जो विल गॉड ने दी है, द विल टू चूज़, जो सिर्फ़ इंसानों को दी गई है। तो उस विल टू चूज़ में आपने खुद फ़ैसला करना होता है, मैंने ए करना है या बी करना है, मेरे लिए ए अच्छा है, बी, वो रूह का फ़ैसला होता है। तो इक़बाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो वेरी सिंपली पुट, वो ये है कि आपने अपने आप को आपने ट्रेन कैसे किया है ये ज़िंदगी जीने के लिए जितना अरसा आप इस दुनिया में हैं, और आपने किस डायरेक्शन में जाना है, क्या फ़ैसले करने हैं, क्या एक्सेप्ट, क्या रिजेक्ट करना है, और अपनी ज़िंदगी का जो चार्ट है वो आपने खुद ड्रॉ कर, जिसको कुछ लोग सलीस उर्दू में कदर भी कह देते हैं कि अपनी कदर, अपनी डेस्टिनी आप खुद लिखते हैं। वो बेसिकली ये है बिकॉज़ डेस्टिनी आपकी लिख के आपके हाथ में नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू इकबाल वो डेस्टिनी आपने खुद बनानी है। उनका वो एक मिसरा है ना, उनका एक शेर है, उसका पहला मिसरा मैं आपको बताता हूँ कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर ज़िंदों में है, कि इफ यू आर अमंग्स्ट द अलाइव, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, व्हिच मीन्स कि वो डेस्टिनी आपके हाथ पे लिखी नहीं है, आपने खुद बना दी। तो वो जो सारा फैसला है, वो जो सारी डिसीजन मेकिंग है, आपके अपने अंदर
वो आपकी रूह के थ्रू होती है और उसमें विल पावर का बहुत रोल है। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैक टू डॉक्टर जी। तो एक तो पहले ही स्टार्ट हमने मुश्किल किया, ऊपर से अब आप लोगों ने उसको और ज़्यादा वो कर दिया। नहीं बात तो आई थिंक कि हम एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे कि एक सोल है, एक इनर वॉइस है, एक मोटिवेशनल फैक्टर है जो कि हमारे अंदर मौजूद है, जो हमें वक़्त इसके साथ बताता रहता है कि ये हमें हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमें ये करना है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। वो हमें एक तरह से गाइड कर रहा होता है। अब अ, आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग हम इस चीज़ पे जो है वो कुछ हद तक एग्री करते हैं। अब बात ये आती है क्योंकि मैं एज़ अ फैमिली प्रैक्टिस डॉक्टर जो हूँ, तो मैं फैमिली से मिलता हूँ, पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ। तो जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ और मैं ये सवाल काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, स्पेशली वो लोग जो अपने उम्र के आखिरी आखिरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक लेटर साइड पे आए होते हैं, 50-60 साल से ऊपर होते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि जब वो कहते हैं जी हमें कुछ करने को दिल्ली, मैं कहता हूँ जी क्या चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग, जो आपने सोची थी कि आप करेंगे? तो वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें आप सोचते थे कि ये मेरा, जब मैं फारिग होऊँगा तो ये करूँगा या इस तरह। सो आई गेट अ वेरी ब्लैंक रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। कुछ नहीं समझ आता उनको कि ये क्या बात कर रहा है। ज़्यादातर लोग, मैंने ये देखा है पाकिस्तान में, वो एक रूटीन पे चल रहे हैं जो कि उनके या तो पेरेंट्स ने सेट की है या उनके हालात ने सेट की। और वो उस रूटीन को ब्रेक करने में या तो वो समझते हैं यही लाइफ है, हमें इसी तरह उठना है, इसी तरह सोना है, बीच में ये 5 काम करने हैं और उसके बाद जब आप ये कर जाएँगे तो बस हमारी जान छूट जाएगी जब हम ऊपर चले गए। और उसके अलावा मुझे नहीं समझ आता कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी कोई पैशन को, अपने कोई सोच को लेके आगे चले हों और वो मेरी नज़र से गुज़रे हों। आई थिंक पाकिस्तान में ये फिनोमेना, हालाँकि हमारे पास इकबाल जैसे लोग और ऐसे लोग आए हैं और आई थिंक हर कल्चर में ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो ये चीज़ आपको बताते हैं, जो जोड़ते हैं कि यार ये भी है, अपनी बात सुनो, अपने इंटरेस्ट समझो और उनको आगे लेके चलो। वो जो पूरा इकिगाई का कॉन्सेप्ट जापानीज़ देते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ, वो पर्पस यहीं से स्टार्ट होता है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। और वो ये नहीं कि आपने कोई चाँद पे चले जाना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी देयर एंड दैट शुड बी योर गाइडिंग पाथ जिसके ऊपर आप जाएँ। तो हमें, मुझे लगता है कि इस कौम को ये इतने हालात में फँसा दिया गया है, ऐसी चीज़ों में जो हमसे रेलेवेंट नहीं है, उनमें फँसा दिया गया है और जो डेली के अज़ाब हम पे, अज़ाब ही मैं कहूँगा, जो डाल दिए गए हैं, उससे हम निकल ही नहीं पाते ये सोचने के लिए। तो आई थिंक कि इसको सोचना बहुत ज़रूरी है और इसमें आगे चल के हमें ये ज़रूर डिस्कशन करनी चाहिए कि ये हमें कब-कब पिंच करती है चीज़, ये चीज़ कहाँ से अपना सर निकालती है, जिसको हमें देखना चाहिए कि हाँ यार, ये जो आवाज़ है इसको सुनना ज़रूरी है। तो सिहाम आप क्या कहेंगे? आई मीन इसको कहाँ से हम निकालें अपने अंदर से, बैठ के सोचें या फिर इसको कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करें? जी, नजीब और ये बिल्कुल, आप इसको चाहे जैसे मर्ज़ी फ्रेम कर लें, पर्पस ऑफ लाइफ़ हमाद इसको बहुत ज़्यादा उस तरह फ़लसफ़े विज़न के अंदर ग्राउंड कर रहा है, राइट? मैं इसको डे टू डे लिविंग के अंदर इसको साइकी, चाहे जिस और शुक्र है अभी हम स्टार्ट करने से पहले वी वर ऑन दिस कॉल, तो नजीब, मैं आई वाज़ एप्रिशिएटिंग कि शुक्र है यार हम लोग, रब ने हमें इस तरह के ज़हन दिए हुए हैं कि हम, एक तो ये कि लड़ नहीं पड़ते अगर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है? पहली तो बात ये है कि हम तीनों को ये बात समझ आ रही है कि हम बात एक है, अल्फाज में पर्सपेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं एंड वी कैन ट्राई एंड अनपैक दिस फॉर आवर देखती आँखों अपनी दुकानों। तो पर्पस ऑफ लाइफ, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हम रिएक्टिव भी हैं। जैसे मुझको सुना कि भई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अच्छा,
वो मेरे माँ-बाप की ज़रूरत थी, वो मेरे माँ-बाप की कहानी थी क्योंकि उनका फैमिली ऑफ ओरिजिन एक तरीके से है। उनके यहाँ बयान ये आया कि पढ़ाई बहुत लाज़मी है। अच्छा, उन्होंने पार्टीशन भी देखी हुई थी, तो उनका बयान पार्टीशन से भी लिंक्ड है। अब जब मैं बड़ा हुआ उस माहौल में, तो मेरे लिए पार्टीशन का नैरेटिव रेलेवेंट ही नहीं है। हाँ, हिस्टोरिक है वो, बिल्कुल है। लेकिन मेरी ज़िंदगी पे या मेरी आने वाली ज़िंदगी पे पार्टीशन का इतलाक नहीं होता। तो अगर मैं उसी बयान में फँसा रहा हूँ नजीब, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ़ रिएक्ट कर रहा हूँ अपने वालिद और वालिदा की कहानी, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना के जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑथेंटिक बात नहीं है, ये असल बात नहीं है। मेरा असल सिहाम क्या कहानी है? कहाँ से चला था? चाहता क्या है? हाँ, कमाना भी है, बच्चे भी पालने, शादी भी की। ये भी बयान ही है ना, ये भी कहानी है कि शादी करो, एक ख़ास उम्र में शादी होनी चाहिए, बच्चे हों, फिर बच्चों की शादियाँ हों। अच्छा, रहना मैंने 2 फुट बाय 2 फुट के कमरे में है, लेकिन बंगला जो है वो 600 गज़ बाय 600 गज़ का हो, क्योंकि अना को भी रखना है ना मैंने दिखाना भी है, राइट? सो उसके लिए भी कुछ जगह चाहिए। तो ये सारे बयान हैं एंड आई कीप रिएक्टेड टू द एक्सटर्नल स्टोरीज़, माय पेरेंट्स स्टोरीज़, माय माशराज़ की स्टोरीज़, ठीक है? पर मेरी कहानी क्या है, वो कब पता लगेगी? सारी दुनिया जो थी वो एक डायरेक्शन को चल रही है, तो 450 की प्लाट के रास हैं, हमने सिर्फ 10 ऑप्शंस ऑफ हाउस जॉब में मौजूद साइकियाट्री ही सिर्फ लिखा और उस पे फुल स्टॉप डाल दिया। मतलब है हु डज़ दैट? एंड आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझको वो काफ़ी पहले से ही पता था कि यार मैंने मेंटल हेल्थ में और साइकियाट्री में ही डाला है, राइट? तो एवरीबॉडी सेड कि नहीं ओ नहीं, सर्जरी पहले कर, फलाना कर, ढिमकाना कर, उसमें पैसे ज़्यादा हैं, उसमें ये राइट? आई सेड हैंग ऑन अ सेकंड, ठीक है, पैसे मेरी वो ड्राइव नहीं थी, पैसे कमाने की, वो आज भी नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू दैट फील्ड, अंडरस्टैंड, हेल्प एक्सेट्रा। लोगों ने ठीक कर दिया, अच्छा डी कर लेते हैं। फिर मरीज़ ज़्यादा आएँगे, फिर पैसे ज़्यादा लगे, फिर तू इतना ज़्यादा होगा, तू ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तू और बड़ा हो सी दीज़ आर ऑल नैरेटिव्स, वेरी इम्पोर्टेंट, पीपल लिव बाय दैट। फॉर मी अंदर की ज़ात ने ये बताया कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं उसी चीज़ में लगा रहता, तो डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, वो बार फटी लगी होती, देखना मैंने मरीज़ ही है। वो डिग्री का मरीज़ को क्या फ़ायदा? हाँ, पैसे ज़्यादा ले सकूँगा, दैट्स नॉट माय ड्राइव। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड ट्राइंग टू नरेट इज़ आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट कि यार मेरे लिए क्या ज़रूरी है? क्या है जिसको कि मैं चाहूँगा कि मैं उस ज़ात के पहलू की सर्विस करूँ? गाड़ी लेते हैं हम सेकंड हैंड, मैंने सारी ज़िंदगी सेकंड हैंड गाड़ी ली, तो वो लेते साथ नजीब पहले जी टायर चेक कराओ, इसकी मैकेनिक्स देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, राइट? इसको ऐसे सेट करो अपने मुताबिक कि रिलायबल रहे। हुँ? तो सब ट्राई की कि ताकि ये मेरी इंटरनल खिदमत कर सके। तो आई एम यूजिंग दैट एनालॉजी, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जिस तरह हम कि ये आपको इंट्यूशन कह लो, तूने लफ़्ज़ इंट्यूशन का ही शायद इस्तेमाल किया था नदीब स्टार्टिंग में, तो इट्स गवर्न्ड बाय दैट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस पे तवज्जो देनी चाहिए है, वरना मैंने रिश्ते ख़राब होते देखे हैं, शादियों के ऑब्जेक्टिव चेंज होते देखे हैं, मोहब्बतें बिकती दिखी। क्यों? क्योंकि जीता जागता हिस्सा है जो आप तो आपके साथ ग्रो करता है, करता है। एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। तो जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, जैसे-जैसे मैं अपनी कहानी को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे-वैसे वो अंदर उस ज़ात में भी तब्दीली आ रही है। उसको अगर मैं सुनूँगा नहीं,
या मैं किसी का गला दबाऊँगा, या मुझको चाँटे पड़ेंगे, या मैं किसी रिश्ते से एग्ज़िट करूँगा बिकॉज़ फिर वो चोट लग रही है ना उस पहलू को, वो हीलिंग माँगता है, राइट? अब मैं उस तरह थेरेपी रिस्पेक्ट और वो यार तो चाहे आप घर की हाउसवाइफ़ हैं, चाहे आप मिलियनेयर हैं, चाहे आप किनारे लकड़ी के टब के अंदर छोले और नान बेचने वाले जो अपने बच्चों को पढ़ाते हो वो नागिन, या आप वो शख्स हैं। अगर आप अपना ज़ात का उस पहलू को सुनेंगे नहीं, तो रिएक्शन में रहेंगे। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। डोंट बी रिएक्टिव, बी क्रिएटिव, कोशिश करें। Uh, nobody achieves and not everybody achieves it, but the first step is कि इसको शुरू करें। सर ये सॉरी बीच में मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी आपने बात की कि बी क्रिएटिव। मुझे बताएं ये आपने जो अपनी इतनी ज़बरदस्त ऐनक पहनी थी ये आपका अपना फैसला था या किसी ने आपको गिफ्ट किया? ये जी मेरी बॉटी ने मुझको लेके दी। उसने कहा कि श्याम तुम बैरूनी और अंदरूनी पज़ली अंधे हो, तो तुमको मोटा बड़ा चश्मा चाहिए। तो ये उसने लेके दी। यानी ये आपका अपना फैसला नहीं था। नहीं, नहीं, बिल्कुल फ़ैसला अपना था हमाद मैं ये आपकी तकदीर में लिखा था। क्योंकि उस बेचारी ने शक्ल मेरी देखनी है, तो अगर उसको अच्छी लगे शक्ल तो ज़्यादा मुनासिब है। तो इट्स अ विन-विन। चलिए, मैं चलिए आपका मैं सोचता आप अपनी बात कंप्लीट करें। डॉक्टर नजीब से मैं एक शिकायत करना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि वो आते हैं मरीज़ और वो अपनी आखिरी उम्र में होते हैं और साथ इन्होंने कहा 50-55 के होते हैं। तो मतलब अब हम भी आखिरी हमें भी अपने लेबल कर दिया कि आखिरी झटकों पे हम। एग्ज़ैक्टली हमाद उसने सानू साडी उम्रां ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ज़रब ਦੇ ਕੇ बस खारिज कर दिया है। तो हाँ, बात कमिंग टू यू, आई थिंक जो सहनी की बातों से मुझे समझ आई है वो ये कि एक है आपकी डेली रूटीन जस्ट टू गेट बाय एंड जस्ट टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड देन देयर इज द रियल पर्पस जो एक्चुअली एम है जिसको अचीव करने के लिए मैं अब जोड़ रहा हूँ कि इकबाल साहब ने ये बात जो की कि अपने अंदर जो है अपने पैशन को फ्यूल कैसे करना है और उसके पीछे कैसे जाना है और अपनी वो खुदी का एलिमेंट और नफ्स का एलिमेंट जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करके उसको करना है। तो इसको अगर हम इसके साथ जोड़ दें तो आपके ख्याल में ये जो पैशन और ये सारा कुछ जो हम अपने काम में लगा देते हैं, जो हम सुबह उठ के रात तक जो है वो उसमें दौड़-धूप में लगे रहते हैं, क्या ये मिसगाइडेड है अकॉर्डिंग टू इकबाल? और क्या ये जो है ये हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी? असूलन हमें अपने सोल को सर्च करके उसमें से निकाल के वो चीज़ और उसके पीछे अपनी तमाम एनर्जी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो एम आई राइट saying this according to Iqbal, or there is something else to it? There is more to it. नहीं सर यू आर क्वाइट राइट। एक्चुअली देखिए इकबाल हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनका शायरी मुश्किल है, मुश्किल उर्दू में है। उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उन्होंने रिलिजन पे लिखा है। उनकी जो अंग्रेज़ी में फ़िलॉसफ़ी की किताब है वो बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ी में। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जो है वो डेली लाइफ़ कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि मकसद वही है कि जो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में है उनके कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा वो है कि हम दुनिया में जो आते हैं, वो हमारा डिसीज़न नहीं है और जो हम जाते हैं, वो भी हमारा डिसीज़न नहीं। इन दोनों के बीच में सारा जो है वो हमारा डिसीज़न। हमने क्या करना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है, कितनी ज़िंदगी है ये हमारे हाथ में नहीं है, कैसे जीनी है ये हमारे हाथ में है। तो अब जिस तरह आप बात कर रहे हो कि ऑब्वियसली ये एक एक्सट्रीम लेवल कॉन्सेप्ट है कि आपकी पूरी ज़िंदगी प्लान्ड हो, आपने एक-एक चीज़ पे सोच समझ के, परख के, एनालाइज़ करके फैसले किए हों, ये आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अट्रैक्शंस बहुत हैं। आप एक तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको लेफ्ट राइट से कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, आप उस तरफ चल पड़ते हैं। ये ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली।
डॉक्टर सिहाम इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा कि ह्यूमन नेचर किस तरह बैठता है। लेकिन इकबाल ने एक आइडियल कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आप जितनी देर इस दुनिया में हैं, उतनी देर आपने अपने रूह की, सोल की नशो-नुमा करनी है, उसको डेवलप करना है, उसकी इंडिविजुअलिटी को उभारना है और सोच समझ के, गलत-सही को समझ के फैसले करने हैं, और ये सारा जो दुनियावी आपका पीरियड है, दिस लीड्स यू टू द नेक्स्ट लाइफ, योर इटर्नल लाइफ। तो यहाँ का जो हमारा टाइम है, जो बड़ा सॉर्ट ऑफ लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बहुत छोटा टाइम है, आपने और छोटा कर दिया मैं 50-55 पे वो करके, तो उसका ये इकबाल ने एक गाइडलाइन दी है। और ऑब्वियसली ये सिर्फ इकबाल की नहीं है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है। इकबाल ने सिर्फ ये किया है कि उसको कुरान से डिराइव किया है इन सारी चीज़ों को। तो उसमें इकबाल के जो, अब ऑब्वियसली हम बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन अ, आसान अल्फाज में जो सही-गलत का फैसला, वो आपका हर मोड़ पे होता है। जिस तरह आप थोड़ी देर पहले आप डॉक्टर नजीब कह रहे थे कि काम पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपने जो आपका टास्क है, वो आपने शॉर्टकट मार के करना है या पूरा करना है, ये आपका फैसला है। आपने लंच ब्रेक अगर 1 घंटे की है, तो 1 घंटे 15 मिनट बाद आके 15 मिनट ज़ाया करने हैं कि मैं देर से आके कम काम करूँ, ये आपका फैसला है। तो हर मोड़ पे आपका जो फैसला है, वो आपका इनर सेल्फ, आपकी कॉन्शियस, आपकी रूह, आपकी आई वुड से आपकी जो काम के बात बात अगर करें तो प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, और आपने इनकी बेसिस पे फैसले करने होते हैं, जो हर 1-1 मिनट बाद एक फैसला होता है। अभी अगली 15 सेकंड में मैंने क्या बोलना है, ये भी मैं अभी एक फैसला कर रहा हूँ कि मैं ए बोलूँ या बी बोलूँ। तो वो सारा कुछ जो है, उसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो आपकी रूह, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट, आपकी नफ्स होती है, उसकी आपने ट्रेनिंग कैसे की है, उसको आप उसकी नशो-नुमा आपने कैसे की है, और वो किस डायरेक्शन में आप चला रहे हैं। आई थिंक मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला, सादे अल्फाज़ में ही मैंने कुछ बयान करने की कोशिश की है। जी और अगर आप इजाज़त दें अहमद और नजीब, आई थिंक कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। देखें, ये कोई एक 1 मिनट की, 10 मिनट की रियाजत या उससे उससे ड्राइव नहीं होती। ये जो नशो-नुमा का है ना, जब आप बच्चा पालते हैं ना, मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूँ, तो आप उसके लिए वो माहौल भी क्रिएट करते हैं, आप उस अच्छा ऑप्टिमल एनवायरनमेंट देते हैं, आप चीज़ों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अंदरूनी डायलॉग है ना, कि मेरी कहानी, मैं क्या चाहता था, क्या हूँ? ये बड़ा बुनियादी सवाल है यार। और अभी इसको एक एक ए ए ए एक और किसी भी पंग में देखने की बजाय सिर्फ़ ये कि यार मैं कौन हूँ? मैं चाहता क्या था? मैंने क्या सुना? क्या मैं वो काम करने की माइल हूँ जो मुझको अंदर से धड़काते हैं? आप कोई ग़ज़ल का एक शेर सुनो, आप कोई अच्छी कोई वर्स पढ़ लें, चाहे वो कुरान की हो, तौरात की, जो आपको उनके पकड़ ले एकदम से, 1 सेकंड का एक कनेक्शन आता है ना, चाहे वो रिकत तारी हो जाए, चाहे वो आपको एक ऐसा महज़ूज़ कर दे कि आप कहें कि वाह यार! ये क्या बात की है। तो वो जो सेल्फ का हिस्सा है ना, उसको ढूँढें, उसको समझें। अगर समझ नहीं आती तो लिल्ला सुनने की ज़रूर कोशिश करें। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है नजीब। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन क्या कितना अमीर है या कितना गरीब है। मैं ऐसी हाउसवाइफ़ वेरी हम्बल बिगिनिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ माय रिसर्च, वो ख़वातीन में मिश उनको समझ आ गई कि मैं ये अपनी बच्चियों के साथ नहीं होने दूँगी। अब देखो उनका बयान से तब्दील हो रहा है। They live in very challenging circumstances, full of adversity. But now उनका बयान क्या बन रहा है कि मैंने इस चीज़ को अपनी बेटियों के साथ नहीं होने देना, राइट? एंड दे आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर, जो भी उन्होंने
लेवरेज करना है, गोडी करनी है, बस वो सिर्फ़ उस पे अमल कर सकते हैं, राइट? अमल कर स यानी उस समझ को बस जितना उनके रिसोर्सेज़ हैं ना, रिसोर्सेज़ से मैं हरगिज़ मतलब पैसे नहीं है यार। कभी-कभार मेरे पास ऑटोनॉमी नहीं होती नजीब और मैं फँसा होता हूँ। मेरे पास फ़ैसला करने की जगह नहीं होती, एक्शन करने की जगह नहीं होती, राइट? तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, लेकिन आप उसमें रहते हुए कुछ ना कुछ गोडी करने की कोशिश करते रहते हैं। एक ऐसा एजेंडा जो उस खातून की ज़ात से बढ़ के उसके बच्चों का है, उस पर्पस पे वो खड़ी हो जाती है कि यार मैंने चाहे 2 गज़ ज़मीन की लेनी है, चाहे इधर से खींचना है, उधर से खींचना है, सो शी इज़ इन सर्विस ऑफ दैट एजेंडा। तो चाहे इकबाल जी की बात कर लें या कार्ल जूंग जी की बात करें या अपने क्लिनिक से ड्राइव कर लें, ये हर किसी का एजेंडा है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने बयान के मुताबिक जी पा रहा हूँ कि नहीं? दैट्स द बुनियादी सवाल, राइट? सो ओवर टू यू। हाँ, आई थिंक कि कुछ बातें काफ़ी क्लियर जो हैं वो समझ में आ रही हैं। वो जो बात आगे बढ़ाने के लिए वो एक शेर था, वो कहते थे कि क्या उम्रे दराज माँग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार। वो इंतज़ार। तो वहाँ पे मैं बात को आगे चलाऊँगा कि एक उस तबके की बात करना चाहूँगा कि जिनको ये कॉन्सेप्ट जो है वो मुयस्सर नहीं आ सका। उनके हालात ऐसे थे जैसे आपने बताया कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इससे बेहतर करेंगे। लेकिन कई ऐसी ख़वातीन हैं जो समझती हैं कि यही, या ख़वातीन को हम फ़ोकस नहीं, यानी एक लॉट है जो समझता है कि यही चीज़ है। हमने ये किया, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। उनको भी यही करना चाहिए। उनकी देयर इज़ नो इनर वॉइस, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि उनको सोल सर्चिंग करनी चाहिए या उसके अंदर से कुछ निकालना चाहिए। दे शुड बी हाउ वी हैव स्पेंट आवर लाइव्स, वो भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। इसी तरह एक और तबका है जो कि सारी उम्र गुज़ारने के बाद वो वही करता हुआ एंड तक पहुँच गया है जिसमें उन्होंने देखा कि हम यही हमें कहा गया था करने को, हमने ये कर लिया। वी वर ऑर्डर्ड और वी वर टोल्ड कि इस लाइन पे चलना है, हमने चल के ज़िंदगी गुज़ार। अब इन 2 लॉट्स को हम क्या मैसेज देंगे? आप कीपिंग इकबाल साहब इन माइंड, उनको क्या मैसेज देंगे कि डिड यू वेस्ट योर लाइफ? और आपको पत्ते वही मिले खेलने के लिए, तो आपको टाइम ही नहीं मिला अपना इनर सेल्फ और वो सब चीज़ों की तरफ जाने में, या यही आपकी डेस्टिनी थी, यही आपका वो था जो आपने इसी के अंदर से अपना जो है वो इवॉल्व कर लिया। हम इसी तरह उन 2 लॉट्स को जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ, कि जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूमात नहीं थी, या उनको एक पटरी पे डाल दिया गया, उनको एक प्रोफ़ेशन में, एक वे ऑफ लाइफ़ में डाल दिया गया और उन्होंने उसी में अपनी ज़िंदगी के 50, 60, 70 साल गुज़ार दिए। तो व्हाट्स योर यू नो आप उनको क्या समराइज़, वैसे तो हम एक जजमेंटल बात है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम उससे निकल के ये सोचें, तो हम उनकी लाइफ़ को कैसे समराइज़ करेंगे कि दिस इज़ अ लाइफ स्पेंट इन वेस्ट, और इसके अंदर कुछ था। तो वन बाय वन आई थिंक आप दोनों इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैम प्लीज़। जी हमाद थैंक यू। अच्छा पहली तो बात ये है कि वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता। और ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए है। उसकी वजह ये है कि कुछ भी हतमी नहीं है। वो एक बड़े मशहूर फ़लसफ़ी थे, उसको मैं पैराफ्रेज़ ही कर रहा हूँ। तो वॉलटेयर कुछ इस तरह की बात बोलते हैं कि मतलब कि जब आप ये कोई चीज़ सर्टेन है, तो वो बड़ी absurd होता है। कुछ भी सर्टेन नहीं। सिवाय इसके कि मौत का एक दिन तो तक नहीं है। ठीक है? फुल स्टॉप। बस वही सर्टेन है। लाइक हमाद ब्यूटीफुली सेड कि इसके दरमियान कुछ भी सर्टेन नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पहली बात ये।
अच्छा हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बस और अल्लाह करे कि कभी तो ऐसा मौका आए कि वो थोड़ी-सी अपनी अंदरूनी ज़ात की तरफ तवज्जो कर सके। क्योंकि नजीब हर किसी को थोड़ा-सा एहसास ज़रूर होता है कि कुछ ठीक नहीं बैठा हुआ। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ अमिस। कभी-कभार ज़िंदगी में बहुत ही भूचाल आ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग रिएक्ट कर जाते हैं, फिर वो थेरेपी में आते हैं, तो तब उनको आगाही का एक सफ़र एक और खुलता है। तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसे मौके आएँ और इतना ड्रास्टिक एक हादसा ही हो जाए, तभी बंदे की ज़ेन आए। वो जैसे हम अपने लाइफ़ में देखते हैं, अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं, जब भी खुदा ना ख़वास्ता कोई कोई दिल का कुछ आर्ज़ा होता है, तो तब फिर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन शुरू होती है, राइट? तो बस वो हादसा ना हो, अल्लाह करे क्योंकि वो यार उसकी कैज़ुअल्टी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उस ज़ात ने अब आपको अंदर से खींच के तोड़ना ही मकसूद था, तो फिर टूटे। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ब्रोकन। खुदा की कसम ये मैं तो अब यही समझा हूँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ब्रोकन। व्हाट इज़ रॉन्ग विद आप ब्रोकन रहें और आप ब्रोकन रहते हुए और लोगों की भी ऐसे अ, मुश्किलात में इज़ाफ़ा करें। तो मेन ये इतनी सी ही बात है। सप्रा हतमी कुछ भी नहीं, हतमी कुछ भी नहीं। ओवर टू यू इमाम। जी, थैंक यू सयाम। आपका नजीब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर तो सिर्फ़ आप दुनिया में जीने के लिए एक को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत से लोग हैं जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको कोई रिग्रेट शायद ना हो। मतलब जिस एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं, वो शायद उनको रियलाइज़ ना हो कि ये होना अच्छा या बुरा है। लेकिन क्योंकि इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली इकबाल की सारी शायरी फ़िलॉसफ़ी कुरान पे कह रही है। तो इकबाल का जो दुनिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आफ्टर लाइफ़ के साथ, खाली दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन डिफरेंट किस तरह है? डिफरेंट इस तरह है कि जो हमारे सूफ़ियाए कराम या जो सूफ़ी ब्रांड ऑफ रिलिजन है, वो कहते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है। आपका अल्टीमेट मकसद है बाद का उसकी तैयारी करें और गॉड के साथ मर्जर और आपकी जो रूह है, वो जाके अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो वो इसको रिजेक्ट करते हैं दुनिया को। इकबाल ने ये बिल्कुल नहीं कहा। इकबाल ने कहा है कि आप यहाँ भेजे गए हैं, यहाँ आपने अपने आप को डेवलप करना है और प्रिपेयर करना है आफ्टर लाइफ के लिए, यानी कि यहाँ भी जीना है। और उसने कहा है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी हम कह लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी या आपका जो टाइम वो दुनिया में गुज़र रहा है, वो अगर अच्छा गुज़ारना है और बैलेंस गुज़ारना है, तो आपके अंदर एक सर्टेन डिसिप्लिन, कंट्रोल, विल पावर एंड एथिकल मॉरल डिस्कशन थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी नशो-नुमा की वो बात करते हैं। यानी आपने अ, ही सेज कि आप यू डोंट हैव टू गो विद द फ्लो कि मतलब जहाँ आपको बहा के ले जा रही है ज़िंदगी, आप साथ वहाँ चल रहे हैं, आपको वापस बहा के ले आएगी। उसने कहा ये तय्युन आपने खुद करना है कि आपने कहाँ जाना। ठीक है जी, तो अब उसमें ये है कि इकबाल की फ़िलॉसफ़ी में दुनिया में भी जीना है आपने, लेकिन तैयारी आखिरत की करनी है आपने नेक्स्ट लाइफ़ की। सूफिया कराम कहते हैं कि यहाँ जीने की ज़रूरत नहीं है। ये एवें टेम्परेरी सा है, इधर बस आप जाएँ, पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं और मेडिटेट करें। इकबाल ये नहीं कहते, वो कहते हैं यहाँ भी जीना है आपने, लेकिन ज़हन में ये रखना है कि हमने आगे भी जाना है और वहाँ पे हमें क्या। तो आपका जो सवाल था ये दोनों कैटेगरीज़, तो मेरे ख़्याल में इसमें जो अगले जहान का सोच नहीं रहा, उसको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इस डिस्कशन वाली से। मेबी ही इज़ हैप्पी। कोई आदमी है जिसके पास पैसा है, खुशियाँ भी हैं, हैप्पीनेस भी है, सारी दुनिया भी ट्रैवल करता है, तो मतलब वो ठीक है, खुश है। लेकिन इकबाल के कॉन्सेप्ट में वो सिर्फ़ इस जगह पे खुश, आगे वो ज़लील होगा, ये चांसेस हैं। और जो सिर्फ़ आगे का सोच रहा है, तो वो यहाँ ज़लील हो रहा है। तो इकबाल कह रहे हैं कि भाई दोनों जगह पे खुश रहो, यहाँ तैयारी करो, वहाँ जाके खुश रहो। तो आई थिंक
या आई थिंक सादा अल्फाज। इट ऑल कम्स डाउन टू बैलेंसिंग द एक्ट। तो वो उसको करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि कुछ थोड़ी बहुत जो है वो रोशनी जो है वो डाली गई है सोल के ऊपर और इसको सुनने के ऊपर और इसके ऊपर अमल करने के ऊपर। 2 बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट अब मुझे नज़र आ रहे हैं कि सिहाम जो बात कर रहे हैं कि वो करें जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो आपको अंदर से खुश मिलती है। और वो ना करें जो आपको कोई दूसरा शख्स कहता है कि ये करो या आपको रूटीन जिस तरफ बहा के ले जाती है। आप कह रहे हैं कि इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो भी करना है उसको एक सही तरीके से करें और वो तरीका जो है मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो बोथ थॉट्स आर आई थिंक कि ज़बरदस्त वो हैं। अ, सिहाम थोड़ा-सा आई थिंक कि हमारे पास अब टाइम इतना नहीं है। सो अगर हम अपने ऑडियंस से कहें कि वो हमें इसका एक फीडबैक दे सकें जो अभी तक हमने बात की है और हमें उसके ऊपर ये बता सकें कि वो क्या समझते हैं सोल के बारे में, इनर वॉइस के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में और इकबाल की जो सोच थी वर्सेस जो एक डे टू डे लिविंग की या फिर जेन ज़ी की सोच क्या वो है। तो इसके ऊपर हमें एक फीडबैक मिल सके। सो आई थिंक वी शुड हैव अ पार्ट 2 ऑफ दिस डिस्कशन एंड वी शुड हैव अनदर पार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू एग्जामिन वेयर वन इज, हम कहाँ तक पहुँचे हैं उस अपनी आवाज़ के साथ। क्या हमने उसको दबा दिया है या हम उसकी ऊपर ही सेल कर रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं। उसको कैसे हमें वो करना है, मुश्किल चीज़ है। आई थिंक इसमें भी आधा पौना घंटा हमें डिस्कशन करने में लग जाएगा। सो लेट्स कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम और हम जल्दी अपने नाज़रीन को दोबारा आके झंझोड़ते हैं और उनको ज़रा बताते पूछते हैं उनसे कि तब तक वो हमें इस पे कुछ फीडबैक दे सकें, कुछ बता सकें कि वो क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो इन चीज़ों पे सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। सर आपने एक माज़रत के साथ आपने फिर वही जुमला बोला कि हमारे पास वक़्त बहुत कम है। अब ये वज़ाहत कर दें कि ये पॉडकास्ट का वक़्त कम है या ज़िंदगी का वक़्त कम है? पॉडकास्ट का ऑर्डर आप ना करें हमें व्हाट्सएप पे वो आके और मिलें इंशाल्लाह। तो यस। देखिए इसपे भी अगर वैसे भी अगर कोई डॉक्टर के वक़्त कम है तो इंसान और डर जाता है। सही बात है। तो एक लतीफ़ा था कि वो मरीज़ से डॉक्टर ने कहा कि आई हैव सम बैड न्यूज़ एंड सम रियली बैड न्यूज़। फिर वो तो कहते हैं कि अच्छा पहले मुझे बैड न्यूज़ बताओ। तो उसने कहा बैड न्यूज़ ये है कि आपके पास 2 ही दिन रह गए। तो कहते हैं अच्छा इससे बुरी क्या खबर हो सकती है? तो उसने इससे बुरी खबर ये है कि मैं अभी ये खबर आपको परसों देने वाला था लेकिन मैं दे नहीं सका। कि जी जस्ट दैट आई बहुत ज़रूरी है कि हमने ज़रा थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके उसको फ्रेम करने की कोशिश की है पर्पस की सेल्फ हमज़ाद। अच्छा तो अगली वाली किस्त में ना कुछ इसके प्रोटोकॉल्स के भाई फिर कैसे करें ना, क्या करें? विल पावर कैसे बढ़े? अच्छा ये जो एजेंडा देना चाहिए है, ये कैसे करें? तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर ज़रूर बात होनी कि ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब मेरे मेरे दादा कहते होते थे कि दरवेशी इसके कहते हैं कि आप दुनिया में अपने रोज़मर्रा की रूटीन में जिए, पर इस वक़्त से जिए कि आप एक हायर इख़्लाक़ी वजूद रख सकें, जिसको अमाद वाज़ टॉकिंग अबाउट मोरल इम्पेरियल। व्हाट इज़ द राइट एंड डिसेंट वे टू डू थिंग्स? नहीं अपनी ज़िंदगी में से, लेकिन इट्स अ वे ऑफ लाइफ़, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। चाहे आप इसको दुनियावी आखिरत के साथ फ्रेम करें, बात तो ये है कि हाउ टू बी ट्रू टू माय फैक्ट एज़ मच एज़ पॉसिबल। देन तो इस पे अगली एक किस्त ज़रूर करें। एक छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करूँ श्याम जिस तरह आप कह रहे हैं ना द राइट जिसको हम कह लें कि राह रास्त वो हमारी दुनियावी भी है ना जी और एक जो जज़ा-सज़ा का कॉन्सेप्ट है, वो आपकी वर्क लाइफ़ में नहीं होता आप
लेट आए तो सैलरी कट जाती है, बहुत अच्छा काम करें तो बोनस मिल जाता है। जज़ा-सज़ा का कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ रोज़ जी रहे हैं और राह-ए-रास्त या जो सही पाथ है, द राइट पाथ, वो भी हम दुनिया में जी रहे हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी नौकरी में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो राइट पाथ ही बता रहा होता है आपको और उसमें ये भी बता रहा होता है कहाँ पैसे कटेंगे, कहाँ आपको बोनस मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आगे का भी है, नेक्स्ट लाइफ का भी, वहाँ भी जज़ा-सज़ा का कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी रियाना रवि है, द राइट पाथ का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। यहाँ दुनियावी हैं, वहाँ अबदी ज़िंदगी के हैं, बट दे आर द सेम। यहाँ हमें उसका ट्रेलर मिल रहा होता है, लेकिन उसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे होते अगली ज़िंदगी से, हम उसको रोज़मर्रा में जी रहे होते हैं और उसको हम दुनियावी चीज़ में देख के, तो उसको सिर्फ़ उधर ही फ्रेम कर रहे हो। आई थिंक इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड वी शुड इस चीज़ को हमें ज़रूर वो करना चाहिए। बिल्कुल आई थिंक कि बड़ी अच्छी और फ़ायदेमंद गुफ्तगू हमने की और उम्मीद आप बिल्कुल अपनी एज को लेके और हमारी एज को लेके परेशान ना हो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वी हैव सब मोर इयर्स आई थिंक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो द दवा आप करें कि दुआ कहीं और से करवानी? तो हम जल्द ही हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम इस बात को आगे चलाएँगे, फ़ोकस करके कि इसको कैसे हमने आइडेंटिफ़ाई करना है और इसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ़ में डील भी करना है इसके साथ। नाज़रीन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपने आज की हमारी डिस्कशन से क्या समझा और आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। डॉक्टर नजीब को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, जब इंशाल्लाह हम अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ढेरों सारा